ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इसमें हमने संविधान के में अधिकारों की बात की कि आपके संविधान में अधिकार किस तरह से आते हैं। तो क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं इसमें कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ है। संविधान के साथ साथ संविधान में अधिकारों की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अधिकार जो है जनता को दिए जा रहे हैं संविधान के द्वारा एक गारंटी के फॉर्म में कि आपके साथ संविधान के अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं, लिखित गारंटी है मौलिक अधिकारों की, वो आपको मिलेगी। और अधिकारों के जो अलग अलग प्रकार हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान ये गारंटी देता है प्रत्येक नागरिकों को कि ये अधिकार आपको दिए जाएंगे, और इस अधिकार को देने के लिए सरकार यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई है कि ये अधिकार जो है आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो अब हम समानता के अधिकार को पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट। तो अब इस स्वतंत्रता के अधिकार को ही हम आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं कि वह जीवन के साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार भी, ठीक है, जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार भी किस प्रकार से हो। तो स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, आपके जीवन पे कोई खतरा नहीं होगा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रहेगा, व्यक्ति पर बाहरी कोई किसी प्रकार का दबाव ना हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो जब तक अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, जो वो सोचता है, उसको एंजॉय ना कर पाए, तब तक वो स्वतंत्रता किस प्रकार की, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए, जो वो करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, या फिर कोई नई बात जो है उस सोसाइटी के सामने रखना चाहता है तो वो रख सकता है। ठीक है, उसके जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी संविधान देता है, और उसके जीवन की रक्षा जो है वो सरकार करेगी। तो किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब यदि मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, अगर वो कोई कानून का उल्लंघन करता है तो एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन पहले किया जाएगा, ठीक है, फिर तभी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बिना कारण बताए, यानी कि बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब फिल्मों वगैरह में देखेंगे भी तो उसमें सबसे तो पूछते हैं, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उससे पूछा जाता है, पुलिस से पूछते हैं कि आपके पास क्या अरेस्ट वारंट है। तो सरकार तो बिना किसी कारण के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो गिरफ्तार किए जाने वाले उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील, अब जो गिरफ्तार हो चुका है व्यक्ति, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील से मिले, अपने पसंदीदा वकील को अपने के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होता है। तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और वो चाहे तो किसी भी वकील के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है सरकार के आगे, न्यायपालिका के आगे। इसके अलावा पुलिस को के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के सामने पेश करे। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस के लिए कंपलसरी है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। न्यायाधीश से ही बात और निर्णय करके गिरफ्तारी उचित है या नहीं ये तय की जाएगी, कि आगे गिरफ्तार करके इसको रखना है या छोड़ देना है, कितने दिनों की हिरासत में रखना है, ये सारी बातें जो है वो मजिस्ट्रेट ही क्लियर करेगा कि पुलिस को इसके हिरासत में देना है या नहीं देना, जेल भेजना है नहीं करना, तो उसकी सुनवाई किस तरह से की जाए, आगे किस प्रकार के केस बनाए जाए, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ही तय किया जाएगा आगे। तो इस अधिकार द्वारा व्यक्ति को जीवन में मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णय इसके द्वारा इस अधिकार का दायरा, ठीक है, इसका अधिकार का दायरा जो है ना काफी बड़ा कर दिया गया, बढ़ा दिया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, बढ़ा दिया है काफी। देख रहे हैं क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्ति, ठीक है, शोषण से मुक्ति यानी कि कोई शोषण नहीं कर सकता, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार,
यानी कि जो इंसान है वो गरिमापूर्ण जीवन जिएगा के अधिकार को भी जोड़ा गया है, अंतर्निहित किया गया है। तो न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय, आजीविका का भी अधिकार हो, यानी कि बिना आजीविका के कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं पाएगा, उसको कमाना पड़ेगा, तभी तो वो चीजों को खा पाएगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएगा। तो इसके लिए उसको अपनी आजीविका को अपनाने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में शुद्ध हवा, साफ हवा को लेकर भी इसने ये बात कही, साफ पानी को लेकर भी, शहरों में जो गंदगी हो रही है इसकी भी चीजों को भी इसमें जोड़ा गया। अगला हमारे पास है निवारक नजरबंदी, यानी कि क्या किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? इसके अंदर हम इसी बात को लेकर डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, यानी अपराध करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, ना कि ऐसे कि भाई इसकी अपराध करने की मंशा है, इसकी शकल देख के लग रहा है कि अपराध करेगा, हम इसको गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन पर इसके कुछ अपवाद भी हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, जैसे आतंकवादियों को। अगर आपके पास बम मिला है, किसी आतंकवादी के पास कोई ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे पता चलता है कि आने वाले टाइम पे देश के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय तक उसको जेल में भी रखा जा सकता है, या फिर किसी को शक हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, तो उसको कुछ समय तक जेल में रख सकते हैं। इसे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं, यानी कि क्राइम करने से पहले किसी को पकड़ लेना। तो इसे अब इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था, शांति, सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे बंदी बना सकती है, यानी कि जेल में डाल सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी में अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है, और निवारक नजरबंदी भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ही होगी, 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने के बाद ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, यानी एक बोर्ड गठित किया जाएगा, न्यायाधीशों का बोर्ड होगा, के समक्ष लाए जाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी जो है वो सरकार, एक मिनट, हाँ, तो प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं उनसे निपटने का एक हथियार की तरह प्रयोग में लाया जाता है, हथियार की तरह है, ठीक है। लेकिन एक सरकार का पुनः दुरुपयोग किया है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सरकार के अंदर जो लोग हैं वो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अनेक लोग मानते हैं कि इस कानून के उपाय सुरक्षात्मक उपाय के लिए ही किए जाने चाहिए, तो इसका जो उपयोग है ना वो सुरक्षात्मक उपाय के लिए किए जाने चाहिए, जिनमें सामान्य नागरिकों के विरुद्ध किसी अन्य कारण से दुरुपयोग से रोका जा सके। तो भाई इसका उपयोग जो है ना किसी अन्य नागरिक पर ना हो, किसी सामान्य नागरिक पर ना किया जाए, या फिर सरकार अपने खिलाफ उठ रहे आवाज को दबाने के लिए ना करे। तो इसके लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है कि सरकार अपने खिलाफ बोल रहे लोगों को सरकार जेल में डलवा देती है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, आए दिन न्यूज वगैरह के अंदर लोग अब बात करते रहते हैं। तो वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधान में परस्पर विरोधी है, यानी कि एक तरफ तो स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ निवारक नजरबंदी जैसे उसके अंदर सीमा लगा दे रहे हैं, एक सब क्लॉज लगा दे रहे हैं जिससे कि वो अधिकार को सीमित कर रहा है, ठीक है। तो सरकार के पास एक हथियार रहता है कि जिससे कि वो व्यक्ति के जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको दबा सके। इसका प्रयोग जो है प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसको लेकर लोगों के बीच में भय प्राप्त रहता है, परंतु सरकार इसका जनरली प्रयोग नहीं करती है। बहुत ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य स्वतंत्रताएं, कुछ अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी है, जैसे अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकार भी हैं, इनमें से कई अधिकार निरंकुश नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी अधिकार जो है निरंकुश नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से प्रयोग कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सबके पास अपनी एक एक लिमिट लगी हुई है, एक सीमा लगी हुई है कि आप इस सीमा के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दूसरे के अधिकारों का आनंद नहीं करेंगे। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। तो सरकार ये कोशिश करेगी कि सभी लोग जो भी नागरिक हैं वो उस लोग आसानी से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें। यदि इसके लिए किसी की स्वतंत्रता को बाधित करना सरकार को पड़ता है तो सरकार करेगी।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर दें। ठीक है, आमतौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल लेंगे। ठीक है, हमें दूसरे की गरिमा का भी ध्यान रखना होगा, दूसरे के मान सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ता है। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के हो। आपको इकट्ठा होने का अधिकार दिया है, सभा बनाने का अधिकार दिया है, संगठन बनाने का अधिकार दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हथियार रहित संगठन बनाएंगे, सशस्त्र संगठन बनाएंगे। इस तरह का अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग वर्जित होगा। ठीक है, हथियारों के बिना ही आपको शांतिपूर्ण तरीके से आप इकट्ठे हो सकते हैं। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसे हम कर्फ्यू लगाना कहते हैं। तो सरकार ये मना कर सकती है कि भाई कोई भी 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा ना हो। ठीक है, प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के कार्यों और नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। और जनरली ऐसा होता है कि जब लोग चाहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदर्शन करें, तो आप सुनते हैं कि सरकार वहां पर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन लगा देती है। ठीक है, कि जहां पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न होने की मनाही होती है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो तो प्रशासन ऐसे कार्यों के विरोध करे तो दुरुपयोग की संभावना कम हो सकती है। अब सरकारों के पास ये जरिया होता है, विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास, कि वो इस प्रकार के कानून का प्रयोग करके, ठीक है, कानून का प्रयोग करके उसको रोक सके कि भाई यहाँ पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप सरकार के किसी नीति के विरुद्ध, किसी कानून के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं कर सकते। सरकार इसका मामले को रोक सकती है। लेकिन अगर जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है और जनता समझती है इन चीजों को कि भाई हमारा ये अधिकार है और सरकार इस तरह से रोक नहीं सकती, तो सरकार अधिक समय तक ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है जब जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। और तब स्थिति सही हो जाती है जब सरकार जो है जनता के द्वारा सीधी रूप से चुनी गई हो और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हों वो ये समझते हों कि जनता जो है वो हम सारी चीजें जान रही है, और अगर हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया तो फिर जनता उनको हटा भी सकती है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने पर असंतोष भी जताया था कि भाई कुछ लोग ये चाह रहे थे संविधान सभा के कि सरकार जनता को एब्सोल्यूट रूप से मौलिक अधिकार दिए जाएं, यानी कि मौलिक अधिकारों पर सीधे तौर पर सरकार का नियंत्रण ना हो और सरकार किसी भी तरह की सीमा मौलिक अधिकारों पर न लगा सके। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो हम ये देखते हैं कि इस बारे में ये सोमनाथ लाहिड़ी जी हैं, ये संविधान सभा के सदस्य थे, तो इन्होंने संविधान सभा में क्या कहा। तो ये कह रहे हैं सोमनाथ लाहिड़ी जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। यानी कि वो ये देख रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं परंतु उसमें जो सीमाएं लगाई गई हैं वो एक सिपाही की नजर से लगाई गई हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ दिया गया है। उपबंध मतलब लिमिट, हर अधिकार के बाद एक लिमिट लगा दी गई है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है, यानी कि हर एक लाइन लिखने के बाद उसमें एक लिमिट जोड़ दी गई है। लेकिन ऐसा होगा, ठीक है, और उन अधिकारों को पूरी तरीके से वापस ले लेता है, और वो उपबंध, वो लिमिट जो है उस अधिकारों को पूरी तरीके से वापस ले लेता है। पहले अधिकार दे रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं, कुछ इस तरीके का है। मौलिक अधिकार की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? उन्होंने प्रश्न उठाया कि मौलिक अधिकार की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए। हम प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। तो सोमनाथ लाहिड़ी जी ने साफ तौर पर संविधान सभा में कहा कि हमें इस तरह के अधिकार चाहिए जो हमारी जनता को डिमांड करती है, क्योंकि पूरा एक इतिहास रहा था अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशंस का यानी कि दबाने का, सप्रेस करने का। ठीक है, तो इस बात को लेकर सोमनाथ लाहिड़ी जी चिंतित थे, और ये 29 अप्रैल 1947 की बात है। अच्छा, जो किताब छपी है किताब की बात है, ठीक है। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, हाँ, अभी हमें पढ़ना है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है क्या उसके भी कोई अधिकार होते हैं क्या? आरोपी यानी कि पुलिस जिस पे आरोप लगा रही है, ठीक है, सरकार जिसको आरोपी बना रही है,
तो उसके कुछ अभियुक्त के भी कुछ अधिकार हैं क्या? तो इस अधिकारों को लेकर हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकार दिए गए हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले जिनको विभिन्न धाराओं में आरोप हो। तो संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो जिन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपराध किया है, उनको भी संरक्षण, उनको भी सुरक्षा मिले। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जिसे पर किसी को अपराध का आरोप लगता है या वह दोषी है, लेकिन जब न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराता, तब उसे दोषी नहीं माना जा तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो वो दोषी ही है, वह आरोपी होता है उस समय कि उस पर आरोप है। आरोप सिद्ध कहाँ करना होता है? न्यायालय में। अगर न्यायालय ने किसी को कह दिया कि इसने यह कार्य नहीं किया या फिर इस पर यह दोष साबित नहीं होता, तो इसका मतलब वो निर्दोष माना जाएगा। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के स्वयं को बचाने की समुचित अवसर मिलना चाहिए। अब ये भी हमारे संविधान में निहित है कि अगर कोई अपराध कर रहा है या फिर किसी ने अपराध किया है, उस पर ये आरोप लगा है, तो उसको ये पूरी आजादी मिलेगी कि वो अपने बचाव कर सके। ठीक है, अपनी पसंद का वकील रख सके, अपनी बात को न्यायालय में अच्छे स्पष्ट तरीके से रख सके। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो ऐसे में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके लिए 3 तरीके के अधिकारों की व्यवस्था करता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बार अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। यानी किसी ने एक बार अपराध किया और पुलिस उसे बार बार पकड़ के ला रही है और सजा दिलवा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। एक अपराध किया है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था जो है हमारा संविधान करता है। दूसरा कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए सरकार आज कोई ऐसा कानून बना दे कि भाई जो पिछली डेट से, यानी कि आज जो है कि 2025 चल रहा है, तो सरकार बोले कि 2024 से हम इस काम को जो है गेमिंग को गैर कानूनी मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो है आज से ही माना जाएगा कि भाई जो गेम खेलना जो है वो कानूनी अपराध है, या एमपीएल या फिर जो सट्टेबाजी होती है वो अपराध हम मान रहे हैं 2024 से। तो यानी कि 2024 के बाद जिन लोगों ने भी ये सट्टेबाजी वगैरह खेली है, तो उसको हम अपराध के तौर पर मान रहे हैं और उसको हम जेल में डालेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कानून है अगर सरकार उसमें बदलाव करती है तो वो उसी दिन से प्रावधान लागू होगा जिस दिन में वो बदलाव किया जा रहा है, ना कि हम उसको पिछली डेट से लागू करके ऐसा कर सकते हैं। यानी कुछ मान लीजिए ऐसा ही है कि सरकार बोले कि अब हम जीएसटी जिसपे हम 18% ले रहे थे उस पर हम 20% जीएसटी लेंगे, और ये जीएसटी लेंगे हम पिछले 2024 के बाद से बिकी है सारी वस्तुओं पर। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी कानून पिछली डेट से नहीं बनता, वो आगे वाले ही डेट से बनता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने का अधिकार देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता कि भाई मैंने ये किया है, ऐसा गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस अगर किसी से कोई भी बात मनवा लेती है, लेकिन वो कोर्ट में माना नहीं जाता जब तक कि वो कोर्ट में गवाही ना दे। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे, कहाँ क्या समझे, इसको समझते हैं। क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी देना है, एक रीजन भी देना है कि हाउ। तो शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च यात्रा के लिए एकत्रित हुए। तो क्या इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि पुलिस इस पर रोक लगा सकती है कि हो सकता है दंगे और बढ़ जाएं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मंदिर में प्रवेश करना तो ये अधिकार है, ठीक है, लेकिन पुलिस के लिए से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उसको अंदर जाने दे सकते हैं। तो सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई जमीन उनकी वापस की जाए। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता वाली स्थिति है, इसके लिए नहीं रोक सकते। ठीक है, कि भाई सड़क जाम कर रहे हैं, लेकिन सड़क जाम करना ठीक नहीं है, तो पुलिस इसको हटवा सकती है और वहां पर जो है पुलिस कानून व्यवस्था बना सकती है, बनाने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकती है। तो किसी जाति की पंचायत की बैठक ने यह तय करने के लिए बुलाई गई है कि जाति के बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपत्ति को क्या दंड दिया जाए, तो पुलिस इसको पूरी तरीके से रोक सकती है।
इस तरह की जो सभा होती है वो गैर कानूनी होती है। दंड देने का काम जो है केवल और केवल न्यायपालिका का है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगला जो महत्वपूर्ण अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित और वंचित हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। इसमें अपने क्या है, करोड़ों लोग जो है वो दलित हैं, वंचित हैं, दलित शोषित वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका शोषण होता है, या फिर बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा उनका शोषण होता है, कंपनियों में वगैरह में उनसे काम कराया जाता है। ठीक है। और उनको काफी कम मजदूरी दी जाती है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार यानी कि बिना पैसे को काम कराना, या बंधुआ मजदूरी, सेम वही चीज है, बिना पैसे का काम कराना के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण के में लोगों को दास के रूप में खरीदा बेचा जाता था। ठीक है। पुराने समय में इनको दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण को संविधान जो है प्रतिबंधित करता है। तो संविधान में इस प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। इसमें संविधान जो है वो प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर, अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो ये लोग थे, वो जमींदार जो थे वो क्या करते थे, सूदखोर जो थे, अपने जमींदार जो थे वो अपने खेतों पर लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्टे पे जहाँ पे ईंट बनती है, काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। आज भी एक प्रचलन है कि वहां पर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। अब इसको अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानूनी रूप से दंडनीय है। अगर कोई ऐसा कराता है, किसी से बंधुआ मजदूरी करवाता है, तो कानूनी रूप से दंडनीय है, उस पर दंड लगाया जा सकता है। हाँ, संविधान के अनुसार, मतलब संविधान जो कहता है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि आप उसको किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बना दिया गया है। ठीक है। इसको बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा और बच्चों के मौलिक अधिकार को बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी कि एक मौलिक अधिकार है, आप किसी भी बच्चे से कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकते। ठीक है। तो ये बाल श्रम को अवैध घोषित किया गया है। इस पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी देखा आपने, जैसे हमें आजादी मिल रही थी उस समय धर्म के आधार पर भारत के अंदर बड़े पैमाने पर हिंसा भी देखने को मिली। तो उसी चीजों को देखते हुए हमने अपने संविधान में इस तरह की व्यवस्था भी की है। तो अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक, यानी भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। यानी कि जो अपनी पसंद का व्यक्ति है, मतलब अपने जो आप चाहते हैं, ठीक है, अपने धर्म, जो अभी आप धर्म को मानना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि दूसरे धर्म को माने, या फिर जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म को ना मान कर दूसरे धर्म को मानना चाह रहे हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहें तो धर्म को ना माने, तो ये भी आपकी स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह की स्वतंत्रताएं जो होती है ना, वो लोकतंत्र का प्रतीक होती है, एक सिंबल होती है कि दिस इज अ डेमोक्रेसी। तो इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में शासकों और राजाओं ने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। यानी कि बहुत जगहों पर जो पुराने राजतंत्रों में ऐसा होता था कि जो राजा ने धर्म अपना लिया, वही धर्म जो है पूरी प्रजा को, पूरी जनता को अपनाना पड़ेगा। ठीक है। शासकों से अलग धर्म अपनाने वाले लोगों को या तो मार दिया जाता था या विवश किया जाता था कि वह शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। ठीक है। ऐसा होता था, जो राजा ने धर्म माना है आप या तो उसको स्वीकार कर लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का पुराने समय में चीजें चलती थी। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता हमेशा से बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला होगा, ये लोकतंत्र के अंदर पहली शर्त होती है कि धर्म का पालन करने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, और धर्म जो है वो आपका स्वेच्छा से आप मान सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वो वाला धर्म मान सकते हैं। ठीक है। ये आपको अधिकार दिया जाएगा। तो अगला है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अब धर्म के बाद यह है कि आप धर्म को मानते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि हर धर्म के अंदर
कुछ अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं आस्था की, प्रार्थना करने की। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं। तो भारत में देखते हैं, इसमें भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। यानी कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का और साथ ही साथ अपने धर्म को लेकर कोई भी किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता में ही निहित है, समाहित है। यानी कि आप जिस भी धर्म को चाहे मान सकते हैं, जिस भी पूजा पद्धति को चाहे मान सकते हैं, आस्था और प्रार्थना करने की जो चीजें हैं वो अपने तरीके से आप अपना सकते हैं। ठीक है, या आप कोई प्रचलित है उसको मान सकते हैं या फिर अपनी ही प्रार्थना कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। यानी कि एक व्यक्ति ये भी कर सकता है कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करने वाला। ठीक है, ये भी चुन सकता है, ये भी स्वतंत्रता, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता ही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्ति, ठीक है, ये भी अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से माने और उसके अनुसार आचरण करें। प्रचार करने का समान हक है, सबको समान हक है प्रचार करने का। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लेकिन इसके साथ जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई प्रतिबंध भी है। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि लोक व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कहेंगे भाई हम तो अपना पूजा पद्धति कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर दे रहे हैं। नैतिकता, हमें ये ध्यान रखना होगा अपनी पूजा पद्धति, आस्था, प्रार्थना करते समय कि हम नैतिकता का ध्यान रखें। हम ऐसा ना करें कि हम दूसरों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और दूसरों के अधिकारों का जो है वो हनन होने लग जाए। स्वास्थ्य के आधार पर सरकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी चीज है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आप कहें कि नहीं ये तो हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है, हम तो इसे खाएंगे पिएंगे ही। ठीक है, तो सरकार जो है उस पर रोक लगा सकती है कि जैसे कि आप देखते हैं बलि प्रथा जो थी, ठीक है, इस पर सरकार रोक लगाती है कि भाई जो बलि प्रथा है ये नहीं चलनी चाहिए। इससे क्या है कि अब दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो सरकार अगर ऐसा चाहे कि कोई ऐसी प्रथा, ऐसा कस्टम प्रैक्टिस में लाया जा रहा है जिससे कि नैतिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से हानिकारक है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित नहीं, असीमित नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, धार्मिक के नाम पे आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता भी है जो असीमित नहीं है, इसके अंदर भी इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी एक लिमिटेशंस है। ठीक है, तो कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो भारत का जो धर्मनिरपेक्षतावाद है, तो उसके अंदर सरकार जो है कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा या एक से अधिक विवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने पर अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में अगर दोनों आमने सामने आते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग और सरकार के बीच में अक्सर ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है। अब जब ऐसा होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि समाज के अंदर एक तनाव सा आ जाता है कि कुछ लोग तो वो होते हैं जो अपने धर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने धर्म को मानना चाहते हैं और अपने धर्म की जो आस्था है, प्रार्थना है, पूजा पद्धति है, उसको लागू करवाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये जो है हमारे जो है जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका हनन करता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकार और लोगों के बीच में तनाव की स्थिति बन जाती है। जब किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण कर लेती है तो उस समुदाय के लोगों को यह महसूस करते हैं कि उनके धर्म में हस्तक्षेप है। तो वो मानते हैं कि उनके उस धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये हस्तक्षेप हो रहा है। तो एक ही हस्तक्षेप की तरह देखते हैं, यानी इंटरफेरेंस की तरह देखते हैं, टांग अड़ाने की तरह देखते हैं कि सरकार जो है हमारे धार्मिक मामलों में टांग अड़ा रही है, जबकि संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
एक अन्य कारण भी धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। तो एक अन्य दूसरा कारण भी है जिससे हम धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है कि संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। संविधान में यह निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, अपने धर्म को मानने के साथ साथ अपनी प्रार्थना करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार विस्तार भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी है। इनमें लोगों को, ठीक है, इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि किसी को लगता है कि वो इस धर्म को ना मानकर दूसरे धर्म को माने तो वो धर्म भी परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है, तो उसमें धर्म भी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो गलत है। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि धर्म जो है वो धर्मांतरण जो है भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। तो भारत के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आजादी से पहले भी ये देखने को मिलता है। जैसे आप ईसाई मशीनरी के ऊपर ये बार बार आरोप लगता रहता है कि इसमें जो है एक संस्थागत तरीके से जो है वो धर्म का धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म बदला जा रहा है लोगों का। ठीक है, तो ये आरोप जो है शुरू से लगते आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, अब पूरे विश्व के अंदर ऐसा होता है कि भय और लालच के आधार पर भी धर्म का जो है परिवर्तन करा लिया जाता है। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, वह केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है कि आप प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करिए और जिसको महसूस हो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, जो लगे कि आपके प्रचार में दम है और आपका जो धर्म है उसमें दम है, और वो उस धर्म को छोड़कर आपके धर्म में शामिल हो जाए, जिससे वह दूसरे अपने धर्म को आकर्षित कर सके। ठीक है, तो वही वाली बात है कि दूसरों को आकर्षित कर सके, आप ऐसे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन लालच के आधार पे या कहें कि जबरन आप किसी का धर्मांतरण कराएं, भय के आधार पे किसी धर्मांतरण कराएं, तो ये गलत होगा। तो सभी धर्मों को की समानता, तो हमारे यहाँ पर अभी क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जा रहा है, समानता दी जाती है। तो विभिन्न धर्मावलंबियों का यह देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समान बर्ताव करे। अब देखते हैं, भारत के अंदर लगभग हर धर्म है। ठीक है, भारत जो है हर धर्म का स्थल है। भारत के अंदर हर तरह के धर्म जो है वो आए और फले फूले, और उन्होंने अपने बड़ी मात्रा में अपना प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, और साथ में सरकार के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है विधायिका के ऊपर कि वह किसी भी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती, या फिर वो किसी भी धर्म को लेकर किसी भी धर्म को लेकर ऐसा पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं कर सकती। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। तो भारत में अगर ये पूछें कि आपका कौन सा राजकीय धर्म है, तो अभी तक भारत में भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष या सदस्य का होना जरूरी नहीं है। आप भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कहीं भी किसी एक धर्म का होना आवश्यक नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी अध्यापक वगैरह लोग हैं वो भी देखेंगे आप अलग अलग धर्म के आते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से चीजें देख सकते हैं कि भाई लोग जो है वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के हो सकते हैं। तो भारत के अंदर सर्वोच्च जो पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, तो ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो भारत में समानता के अधिकार में ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, समानता का भी, धार्मिक समानता का भी अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिक को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाएगी। यानी कि सरकार करेगी, यानी कि जो सरकार है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या करे कि जो भी लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती है उसके अंदर सरकार धर्म, जाति वगैरह नहीं देखेगी। ठीक है, और सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगी। राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, यानी कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकार ने बनाए हैं, ठीक है, प्रचार किया जाएगा। यानी कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसको सरकार ने बनाया है इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, और ना ही किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाएगी, और ना ही उसमें किसी प्रवेश को लेकर किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम किसी विशेष धर्म वाले को लोगों को वरीयता दे रहे हैं।
हम केवल जो हमारी SC ST कम्युनिटी है इसको ही लेकर हम ये मानते हैं कि भाई सरकार जो है इनको आरक्षण प्रदान करेगी, क्योंकि ये लोग जो हैं वो सामाजिक दौड़ के अंदर पीछे रह गए थे व्यवस्थागत कारणों से, यानी कि जो व्यवस्था थी उसके कारणों से वो लोग पीछे रह गए, तो उनको आगे लाना है। तो इस कारण सरकार जो है वो उनको वरीयता दे सकती है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण की मनाही है। इस प्रावधान में धर्मनिरपेक्षता को जीवंत और बल मिलता है। तो इसमें जो ऐसे प्रावधान है ये क्या बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को बल मिलता है, धर्मनिरपेक्षता और जीवन को बल मिलता है कि भाई आप इसे और प्रोग्रेसिवली आगे कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधान जो होते हैं वो दमें दर्शाते हैं। ठीक है, तो भारत में एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। ठीक है, सीधे तौर पर तो सभी धर्मों की समानता, तो हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। ठीक है, ये आप पहले से ही शुरू से ही जानते हैं। तो सभी धर्मों को समानता, तो सभी धर्मों के अंदर समान रूप से माना गया है। तो विभिन्न धर्मावलंबियों का यह देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे। ये तो शायद हो गया ना, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा हाँ, तो अगला है हमारे पास सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी धर्मों की समानता। तो विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समान बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं लेगी। सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, जो भी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे वो किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करते समय किसी धर्म विशेष के सदस्य का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी धर्म को मानते हो तो भी आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हो, अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते तो भी बन सकते हो। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी है कि वो सरकारी नियुक्तियों के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, सरकारी नौकरी मानने में किसी के साथ भी सरकार जो है वो भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, और ना ही उसमें कोई प्रवेश के लिए कोई धार्मिक वरीयता होगी कि हम किसी विशेष धर्म के लोगों को इसमें सिर्फ एंट्री देंगे और बाकियों को नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन में बल मिलता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी एक धर्म को विशेष ना मानना। ठीक है, किसी विशेष राज्य का धर्म ना होना। अपने गांव शहर में होने वाली सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां होती हैं, इसकी सूची बनाइए। ठीक है, और फिर इसके बाद अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग दिखलाती है। इसमें से कौन सी गतिविधि है जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता की याद दिलाएगी। ठीक है, दिखाती है कि लोग जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर चर्चा करें कि यदि आपके क्षेत्र में लोगों को यह अधिकार नहीं हो तो क्या होता। ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो फिर उसका तो क्या होता। ठीक है, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं अपने सहपाठियों से। तो नेक्स्ट हमारे पास है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये संविधान में जो दिए गए अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि भाई आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी दिया गया है। जैसे तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जब भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। तो विविधता का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्नताएं अलग अलग हैं। भारतीय समाज के अंदर लोग जो हैं वो अलग अलग रूप से रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृतियां हैं लोगों की, खान पान रहन सहन जो है वो एक बहुत अलग तरह का बहुत बड़ी विविधता देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। समरूप मतलब समान, एक जैसा समरूप समाज नहीं है। ठीक है, और वरना इसमें काफी विविधता है, हमारे पास काफी विविधता है, यानी अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे तो कुछ बड़े हैं। तो एक धर्म के अंदर ही, ठीक है, कल्चरल रूप से दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों को देखें तो इसमें डिफरेंस दिख सकता है, इनके रहने में, कपड़े में, तो इन सब के अंदर आपको चीजें दिख सकती हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और दूसरे जो है धार्मिक रूप से बहुसंख्यक हैं।
तो क्या ऐसे मामलों में जो बहुसंख्यक, धार्मिक रूप से जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो अपनी अल्पसंख्यकों से कोई भी बात मनवा लेंगे? क्या वो उनको दबा सकते हैं? ठीक है, तो हमारा संविधान मानता है कि विविधता जो है हमारे समाज की मजबूती है, तो विविधता को हमारे संविधान ने कमजोरी न मानकर मजबूती माना है। अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार दिया देकर, तो जो हमारा संविधान है उसने अपने अल्पसंख्यकों को, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार दिया कि आप अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं और ये आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उनको ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, किसी समुदाय, ठीक है, किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर, ठीक है, किसी समुदाय को केवल सिर्फ और धर्म के, बल्कि धर्म के आधार पर ही नहीं, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो सिर्फ हमारे देश में धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यकता का नहीं माना जाता, बल्कि इस आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है कि वो भाषा कौन सी बोल रहा है, संस्कृति उसकी किस तरह की है। अल्पसंख्यक वह समूह है जो अपनी एक भाषा, एक धर्म होता है, जिसका अपना एक भाषा और अपना एक धर्म हो। देश के किसी भी ऐसे भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर अन्य छोटा समूह है, अन्य लोगों से छोटा समूह होता है। तो किसी एक धर्म को, किसी एक भाषा को, किसी एक संस्कृति को मानने वाला एक छोटा समूह, मतलब लोगों का एक छोटा समूह, ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। तो उन्हें अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और उसे विकसित करने का पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से अधिकार है। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, भाषाई या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जामिया इस्लामिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये जो है अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में इनको मान्यता दे रखी है सरकार ने। ठीक है, तो ऐसे करके, जैसे मदरसे का एग्जांपल ले सकते हैं, वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए विकसित कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय अनुदान के मामले में सरकार इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो सरकार उन समय समय पर वित्तीय अनुदान भी देती है ताकि वो संस्थान जो है वो चलते रहें। तो उस शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में ही होगा, सरकार उसके प्रबंधन के बीच में नहीं आ सकती। उसका मैनेजमेंट जो है वो उस समुदाय के, उस भाषा के, उस अल्पसंख्यक धर्म के, उस समुदाय के लोग, संस्कृति के लोग ही उसको देखेंगे और उसका जो है वो मैनेजमेंट संभालेंगे, खुद ही उन्हीं के द्वारा मैनेजमेंट संभाला जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आखिर क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये वो अधिकार हैं कि यदि आपको ऊपर के 5 अधिकार मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए छठा अधिकार है जिससे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको अनुमति दी गई है। तो देखते हैं किस तरह से। इस बात से इससे हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। तो हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकारों की सूची जो है बहुत अच्छी है, बहुत आकर्षक है, लेकिन अधिकारों को विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। ऐसी कोई तरीका होना चाहिए जिससे इन्हें व्यवहार में भी लाया जा सके, यानी कि इसको सही से जमीन पर एग्जीक्यूट किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। और अगर कोई इसका उल्लंघन करे, अगर इसका कोई उल्लंघन करे तो उसके अधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार जो है
हर प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है मौलिक अधिकारों का, कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऐसी शक्तियां दी गई हैं संविधान में कि वो सरकार को आदेश दे सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको मौलिक अधिकारों को लागू करवाए, और ये देखे कि जो हनन कर रहा है उसके लिए सजा का प्रावधान करे, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सरकार को आदेश के द्वारा दी जा सकती हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्यायपालिका जो है सरकार को आदेश करेगा इस मामले में। ठीक है, निर्देश दे सकता है कि भाई जो किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जाए। तो न्यायालय कई प्रकार से विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। तो न्यायालय को आदेश किस प्रकार से जारी किया जाएगा, इसका भी उल्लेख संविधान में किया गया है, जिन्हें हम प्रदेश या फिर रिट कहते हैं। रिट के माध्यम से सरकार, जो न्यायपालिका है वो सरकार को आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, तो जैसे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका और कारण जो है गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। यानी कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी संबंधी को गिरफ्तार कर लिया आपके, और आप उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है और 24 घंटे बीत चुके हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया, तो आप सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबेर कॉर्पस बोलते हैं, के तहत आप उनसे न्यायालय के अंदर उसको हाजिर करने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दे सकती है, और ये भी जांच भी कर सकती है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। ठीक है, अगला है हमारे पास परमादेश। अगला रिट का नाम है परमादेश। यह वह आदेश है, यह आदेश तब जारी किया जाता है, एक मिनट, तो यह इस प्रकार का आदेश जो है वो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो सरकारी पद पे बैठा है और वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी कानून को लागू करवाए, पर वह कानून को लागू नहीं करवा पा रहा और वह अपना कार्य करने में असफल हो पा रहा है और वो अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, और इससे कारण जो लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो वो ऐसा परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो निषेध आदेश, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने से उसको रोक सकती हैं। इसे हम निषेध जारी कर सकती है, यानी निषेध जारी करना कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि जो नीचे की अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं, जो उसकी सबऑर्डिनेट अदालतें हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आके सुनवाई कर रही हैं, ठीक है, तो उस पर निषेध आदेश यानी कि कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि सरकार ने अगर किसी अपने मनपसंद व्यक्ति को किसी उच्च पद पर बैठा दिया, तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह रिट जारी करे और उसको अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी कर उसको पद से हटा सकती है
उसको कार्य करने से रोक सकती है, उसको चार्ज लेने से रोका जा सकता है। ठीक है। कहाँ गया? हाँ, अधिकार परीक्षा हो गया था। अब है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, यानी कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उसके उत्प्रेषण द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसे आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। यानी कि जब ऐसा होता है कि भाई कोई अधिकार जो है किसी निचली अदालत या किसी सरकारी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता और उसको विचाराधीन रखा जाता है, तो उत्प्रेक्ष रिट का लेकर उसको संबंधित मामलों पर, जैसे महिला का मुद्दा है तो महिला आयोग को भेज दिया जा सकता है। ठीक है। SC ST का मामला है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के मामले वाले आयोग को भेजा जा सकता है। ये क्रमशः अल्पसंख्यक महिलाओं, दलितों की अधिकार रक्षा करती है। तो ये आयोग जो है वो अल्पसंख्यकों को, महिलाओं, दलितों की अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो ये उनकी रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। यानी कि मानवों के अधिकार का हनन ना हो, यानी कि एटलीस्ट एवरी पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, इस तरह से ट्रीट किया जाए सबको, कि सबको ये माना जाए कि हर जो मानव है उसको जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो इस तरह के अधिकार जो हैं वो लोगों को दिए जाएं, तो इसकी सुनिश्चित ये करता है। तो अब हमारे पास कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आखिर है क्या, तो हमें इसको पढ़ना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आखिर है क्या। तो किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उसको लागू किया जाए, जमीन पर लागू किया जाए। तो समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर तबके के लोग को अपने अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रखती है। यानी कि कुछ ऐसे संगठन है, ऐसे गैर सरकारी संगठन है जो ये देखते हैं कि अधिकार किस तरह से अधिकार जो है जमीन पर लागू किए जा रहे हैं। ठीक है। और ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं कि कितना प्रतिशत जो है वो अधिकार है लोग प्रयोग कर पा रहे हैं, किस तरह से जो सरकार लोगों के वो परेशानी आ रही है अपना अधिकार जो है वो लागू करने में। ठीक है। अपना अधिकार जो है वो मानने में। इस परीक्षण में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन किया। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार से संबंध, ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानव आयोग है, इसके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों हाई कोर्ट के या मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों सुप्रीम कोर्ट के, वही इसके चेयरमैन बन सकते हैं। और साथ में 2 अन्य सदस्य मिलेंगे जो कि ज्ञान और जिनके पास अधिक ज्ञान हो और एक व्यवहारिक अनुभव हो उनके पास, तो उनको मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया जाता है। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर वह पीड़ित व्यक्ति की जांच कर सकता है। ठीक है। तो मानव अधिकार आयोग भी जांच कर सकता है, वो भी पुलिस से तलब कर सकता है। जेल में बंद कैदियों और जो जेल में बंद जो बंदियां हैं, ठीक है, जो इनको जेल में कैदी बनाकर रखा गया है, स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, शोध को प्रोत्साहित कर सकता है ये मानव अधिकार आयोग। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, तो आयोग को भी प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिल रही होती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, यानी कि पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया और उसको इतना मारा कि वो उसी हिरासत में मर गया। हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की जबरदस्तियां, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं।
तो इस तरह की शिकायतें बहुत सारी मानव अधिकार आयोग को मिलती हैं। तो मानव अधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब के युवक के गायब होने और गुजरात दंगों के मामले की जांच करने में रहा है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको मुकदमा चलाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। सरकार को ये निर्देश दे सकता है कि वो जो है ये सलाह दे सकता है कि आप इस पर मुकदमा चलाइए, हमारी रिपोर्ट ये है। ठीक है, तो ये मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। आप इस पर जाकर इसके बारे में और अधिक जानकारी पता कर सकते हैं www.nhrc.nic.in। ये इसकी वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है अधिक जानकारी के लिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।